हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आपके एनसीईआरटी के बुक कक्षा 6 की बुक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के कक्षा 6 के अध्याय 6 का क्वेश्चन आंसर देखेंगे और उसका नाम है रूरल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि गाँव का प्रशासन। इसके सभी प्रश्न उत्तर देखेंगे, चाहे वो पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत आंतरिक प्रश्न हो या फिर अभ्यास पुस्तिका के प्रश्न हो। सारे प्रश्नों को आज डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो बस इतना रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरी देखिएगा अगर इस चैप्टर के आपको सोल्यूशन चाहिए यानी कि प्रश्न उत्तर देखने हैं। और अगर वीडियो देखने के बाद आप लोगों को लगे कि हाँ इस वीडियो से आपने कुछ सीखा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ऐसे ही एनसीईआरटी के किसी भी क्लास के किसी भी सब्जेक्ट के अगर प्रश्न उत्तर आपको चाहिए तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो है वो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। अब चलते हैं दोस्तों पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न देखिए, अगर आपके घर में चोरी हो जाती है तो आप किस थाने में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करवाएंगी। एनसीईआरटी की आपकी पाठ्य पुस्तक के ये पेज नंबर 58 पे है। इसका उत्तर है देखिए, अगर हमारे घर में चोरी हो जाती है तो हम अपनी शिकायत अपने क्षेत्र के थाने में लिखवाएंगे, यानी कि जिस गांव में रहते हैं आप, जिस मोहल्ले में रहते हैं आप, वो मोहल्ला जो जिस थाने के अंतर्गत आएगा उस थाने में जाके आप अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, मोहन और रघु के बीच में किस बात को लेकर विवाद हुआ था। ये भी आपके पेज नंबर 58 पे ही है। तो यहाँ पे देखिए आंसर है, मोहन के खेत में लगा हुआ कि रघु का खेत है। ठीक है, मोहन के खेत से लगा हुआ ही रघु का खेत है। दोनों के खेत एक छोटी सी मेड़ से अलग होते हैं। आपने देखा होगा गांव में खेतों के बीच में मेड़ होती है जिससे लोग चलते हैं, या फिर जैसे ये पता चलता है कि ये खेत दूसरे का है और ये अगला खेत दूसरे का है। बंटवारे के हिसाब से आप समझ सकते हैं कि मेड़ से दो खेतों को बांटा जाता है। रघु ने मेड़ को थोड़ा आगे बढ़ा लिया था। ऐसा करके उसने मोहन की कुछ ज़मीन अपने खेत में मिला ली और अपने खेत का आकार बढ़ा लिया। इस बात को लेकर मोहन और रघु के बीच विवाद हो गया। अक्सर ये गांव में होता रहता है, लोग अपना इसको कहते हैं मेड़ काट लेना। जब मेड़ काट लेंगे तो जाहिर सी बात है कि दूसरे की ज़मीन कहाँ से कहाँ तक थी पता ही नहीं चलेगा। और ये काटा इसलिए जाता है कि मेड़ काटने से दूसरे की ज़मीन के हिस्से को आप ले लेंगे और वहाँ पे मेड़ बना देंगे, जिससे उसका जो पार्ट है दूसरी ज़मीन का वो आप में आ जाएगा, उसकी ज़मीन कम हो जाएगी, आपकी ज़मीन ज़्यादा हो जाएगी। तीसरा क्वेश्चन है, मोहन और रघु से झगड़ा करने में डर क्यों लग रहा था। तो मोहन को रघु से झगड़ा करने में डर लग रहा था क्योंकि रघु का ताऊ गांव का सरपंच था तथा उसके पास बहुत अधिक ज़मीन भी थी। तो जो भी ताकतवर होता है, कोई भी जो व्यक्ति कम ताकतवर है, कम पैसे वाला है, वो अधिक ताकतवर व्यक्ति से झगड़ा करना नहीं चाहता। कुछ लोगों ने कहा कि मोहन को पुलिस के अगला प्रश्न है, कुछ लोगों ने कहा कि मोहन को पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाना चाहिए, जबकि कुछ ने ऐसा करने से मना किया। लोगों ने अपनी राय के लिए क्या तर्क दिया। तो यहाँ पे देखते हैं, मोहन के कुछ दोस्तों ने सुझाव दिया कि उसे स्थानीय थाने में जाकर पुलिस थाने में जाकर अपनी शिकायत लिखवानी चाहिए, जबकि कुछ लोगों ने पुलिस थाने में शिकायत लिखवाने के विरुद्ध उसको सुझाव दिया। उनका मानना था कि बहुत पैसा बर्बाद हो जाएगा और नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। कुछ लोगों का मानना था कि रघु के परिवार वाले पहले ही पुलिस थाने पहुंच चुके होंगे। काफ़ी विचार विमर्श के बाद यह निश्चय हुआ कि जिन पड़ोसियों की आंखों के सामने यह घटना हुई थी, मोहन उनको लेकर पुलिस थाने जाएगा। पांचवा प्रश्न है, पुलिस थाने में जो भी हुआ उसे एक नाटक के रूप में दिखाइए। फिर यह बताइए कि मोहन थानेदार या पुलिस पड़ोसियों की भूमिका निभाते हुए आपको कैसा लगा। क्या थानेदार इस स्थिति को किसी अन्य तरीके से संभाल सकता था। तो ये पेज नंबर 59 पे है। इसका उत्तर है, छात्र अपने विषय अध्यापक की सहायता से कक्षा के अंदर नाटक का मंचन करेंगे। यानी कि जो छात्र हैं वहाँ पे कुछ छात्र जो है वो मोहन के पड़ोसी बन जाएंगे, एक छात्र मोहन बन जाएगा और एक छात्र वहाँ पे थानेदार बन जाएगा। और सारी जो आपके पाठ में इसको दर्शाया गया उस तरीके से इसको नाटक के रूप में आप कक्षा अध्यापक की सहायता से इसको प्रदर्शित करेंगे। छठवां क्वेश्चन है, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो पता कीजिए आपके क्षेत्र का पटवारी कितने गांव के लिए ज़मीन के अभिलेख रखता है। गांव के लोग पटवारी से कैसे संपर्क करते हैं। जैसे आप किसी गांव में रहते हैं तो जाहिर सी बात है आपके खेतों का, आपके ज़मीन का लेखा जोखा कोई ना कोई तो रखता होगा। जो भी रखता है उसको कहते हैं पटवारी।
शहरों में उसको लेखपाल कहते हैं, गांव में उसको पटवारी कहते हैं। गांव में भी लेखपाल ही कहते हैं, तो दोनों का काम एक ही होता है। तो वो आपके पूरे गांव के ज़मीन का लेखा जोखा रखता है, कागज़ पत्तर जो भी होता है, खसरा खतौनी, ये सारी चीज़ें रखता है वो। तो आपको बताना है कि पटवारी जो है वो कितने गाँव की ज़मीन का अभिलेख रखता है, कागज़ पत्तर जो है वो कितने गाँव का रखता है, ये आप स्वयं छात्रों को बताना है। आप अपने गांव में पता करिए, अपने पापा से पूछिए, अपने जो बड़े हैं भाई बहन उनसे पूछिए कि वो आपको बताएं कि आपके गांव का जो पटवारी है वो कितने गांव की ज़मीन का लेखा जोखा रखता है। अब देखिए यहाँ पे खसरा कहलाने वाले इस रिकॉर्ड में पटवारी ने नीचे दिए गए ज़मीन के नक्शे के मुताबिक सूचनाएं भरी हैं। इससे पता चलता है कि ज़मीन का कौन सा टुकड़ा किसके नाम है। इस रिकॉर्ड और नक्शे को देखिए और मोहन और रघु की ज़मीन से संबंधित सवालों का जवाब दीजिए। अब यहाँ पे देखिए खसरा, अभी मैंने बताया खसरा क्या होता है, आपकी ज़मीन का लेखा जोखा होता है। यहाँ पे देखिए पहला है इसमें कॉलम नंबर, क्षेत्र हेक्टेयर में, ज़मीन मालिक का नाम, पिता पति का नाम और पता। यदि बटाई पर है यानी कि ज़मीन के हिस्से को डिवाइड कर दिया गया है तो उसके नाम और बटाई का हिस्सा कितना है। इस साल जोती गई ज़मीन, उसका फसल, क्षेत्र, अन्य फसलें, पड़ती ज़मीन यानी खाली पड़ी हुई ज़मीन और सुविधाएं। इसमें सबसे पहले देखिए पहला है पॉइंट इसमें नंबर 1 0.75 हेक्टेयर मोहन के नाम पे है। वल्द यानी कि उसके पिता का नाम है, राजा राम, गाँव अमरापुरा, ज़मीन का मालिक, बटाई नहीं हुई है, बोया था उसने सोयाबीन, कितना पूरा बोया था जितना उसकी ज़मीन थी 7.75 हेक्टेयर। दूसरी ज़मीन है रघु राम वल्द रतनलाल, गांव अमरापुर, ज़मीन का मालिक, इसकी बटाई नहीं हुई थी, इसने बोया था सोयाबीन, गेहूँ, सिंचित ज़मीन, इसने बोया था पूरा, इसकी ज़मीन थी 3 हेक्टेयर, इसने बोया था 2.75 हेक्टेयर। ठीक है, और यहाँ पे 0.25 ज़मीन इसकी बची हुई थी, इसने छोड़ रखी थी, इतना नहीं बोया था। तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश सरकार का घास का मैदान, इसमें भी सारी चीज़ें लिखी गई हैं। अब इसमें देखिए प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था, जो मोहन के खेत के दक्षिण में जो ज़मीन है वह किसकी है, यहाँ पे लिखना चाहिए था, किसी लिखा गया है। दूसरा है रघु और मोहन की ज़मीन के बीच की सीमा पर निशान लगवाइए। और तीसरा है खेत संख्या 3 को कौन इस्तेमाल कर रहा है। और चौथा खेत संख्या 2 और 3 से संबंधित क्या क्या जानकारी हमें मिल सकती है। चारों क्वेश्चन के आंसर देने हैं आपको। यहाँ पे देखिए गांव अमरापुर, पटवारी रिकॉर्ड नंबर 16 पे है ये। उत्तर यहाँ पे दर्शाया गया है नॉर्थ। ज़मीन देख लीजिए, खेत संख्या 1 2 3 4 5 6 और 7 है, और उसके बगल से दाहिनी तरफ से सड़क निकाली गई है। तो यहाँ पे देखेंगे आप, तो यहाँ पे चिन्ह लगा दिया गया है सीमा के लिए। यहाँ पे देखिए जो लाइन है वो सीमा है, जो गोला सा है वो कुआं है, और जो थोड़ा सा घास की तरह बना हुआ चारागाह है, कच्ची सड़क है उसके ऊपर, फिर नीचे जो है वो पक्की सड़क है, पेड़ है उसके नीचे। तो यहाँ पे उत्तर देख लीजिए, लिखा गया है मोहन के खेत के दक्षिण में रघु की सीमा है। यानी कि आप देखेंगे कि मोहन का जो खेत है नंबर 1 पे, उसके दक्षिण दिशा में, उत्तर ऊपर है तो दक्षिण नीचे होगा, तो वहाँ पे नीचे की तरफ 2 है, तो 2 आपको पता है कि रघु का था तो रघु का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देख लीजिए यहाँ पे, वही मैंने बताया, रघु और मोहन की ज़मीन के बीच की सीमा इस लाइन से, जो यहाँ पे बनी हुई है लाइन, उससे डिवाइड होती है। यहाँ पे जो लाइन बनी हुई है इससे डिवाइड होती है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे प्रश्न जो था दूसरा तो आपने देख लिया किससे डिवाइड होती है, दिखा दिया। तीसरा प्रश्न था खेत संख्या 3 मध्य प्रदेश सरकार का घास का मैदान है, इसलिए इसका प्रयोग मध्य प्रदेश सरकार ही कर सकती है। और घ है खेत संख्या 2, इससे खेत का क्षेत्रफल 3 हेक्टेयर है। रघुराम वल्द रामलाल, गांव अमरापुर, ज़मीन का मालिक है। यह खेत बटाई पर नहीं है। इस खेत पर रघुराम स्वयं खेती करता है। इस वर्ष सोयाबीन और गेहूं की फसल 2.75 हेक्टेयर क्षेत्रफल में उगाई गई है। खेत में कुआं भी है। आप यहाँ पे देखेंगे तो खेत में उनके एक कुआं भी था, ऊपर वाले जो फिगर मैंने दिखाया था आपको, यहाँ पे आप देखिए 2 नंबर में यहाँ पे आपको एक कुआं देखने को मिलेगा। ये तो रघु के खेत में एक कुआं भी है जिससे वो सिंचाई करता है। ठीक है, और शेष जो बची थी ज़मीन 0.25 हेक्टेयर उसने खाली छोड़ रखी थी ज़मीन। तीसरा है यहाँ पे खेत संख्या 3, इस ज़मीन का क्षेत्रफल 6 हेक्टेयर है और मध्य प्रदेश सरकार की इस ज़मीन का मालिक है। यह घास का मैदान है। यह ज़मीन बटाई पर नहीं दी गई है। इस ज़मीन का कोई फसल नहीं बोई गई है। ये इस ज़मीन पर कुआं भी है जो चालू स्थिति में है। और 8वां क्वेश्चन आप देखते हैं,
आपको क्या लगता है कि किसानों को इस रिकॉर्ड की ज़रूरत कब पड़ती होगी? नीचे दी गई स्थितियों को पढ़िए और उन मामलों को पहचानिए जिसमें ज़मीन के रिकॉर्ड अनिवार्य होते हैं। यह भी बताइए कि वे किस लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए क है, एक किसान दूसरे किसान से ज़मीन खरीदना चाहता है तो कितना खरीदेगा इसका पता लगाने के लिए इसको ज़रूरत पड़ती है। जब एक किसान दूसरे किसान की ज़मीन खरीदना चाहता है तो उसे ज़मीन के से संबंधित जानकारी की आवश्यकता होती है कि ज़मीन का मालिक कौन है, क्षेत्रफल कितना है, ज़मीन बटाई पर तो नहीं है, इत्यादि। इसलिए ज़मीन का रिकॉर्ड रखना अनिवार्य होता है। दूसरा, एक किसान अपनी फसल दूसरे को बेचना चाहता है। जब एक किसान अपनी फसल दूसरे को बेचना चाहता है तो इसके लिए भी ज़मीन के मालिक तथा खेत के क्षेत्रफल की जानकारी आवश्यक है। ग था, एक किसान को अपनी ज़मीन में कुआं खोदने के लिए बैंक से कर्ज चाहिए तो भी उसको ये जानकारी चाहिए। एक किसान को अपनी ज़मीन में कुआं खोदने के लिए बैंक से कर्ज चाहिए तो इसके लिए भी किसान को अपनी ज़मीन से संबंधित जानकारियां बैंक को उपलब्ध करानी होंगी। उस रिकॉर्ड को देखकर ही बैंक कर्ज मंजूर करेगा। इस मामले में भी ज़मीन के रिकॉर्ड आवश्यकता होती है। घ है, एक किसान अपने खेतों में के लिए खाद खरीदना चाहता है। खाद, तो किसान को अपने खेतों के लिए खाद खरीदने समय पैसे की आवश्यकता होती है, उसे अपनी ज़मीन के रिकॉर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो यहाँ पे जब खाद खरीदना होता है तो उसको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी ना, उसको ज़मीन के कागजात क्यों दिखाने होंगे। और लास्ट में है, एक किसान अपनी ज़मीन अपने बेटे बेटियों को बांटना चाहता है। जब किसान अपनी ज़मीन अपने बेटे बेटियों को बांटना चाहता है तो किसान को ज़मीन के रिकॉर्ड की आवश्यकता होती है, जाहिर सी बात है, ताकि वह अपने बच्चों को उनके हिस्से की स्थिति तथा क्षेत्रफल की जानकारी उपलब्ध करा सके। तो ये देख लीजिए, एक बिटिया की चाह यहाँ पे कहानी है, आप कहानी को पढ़ लीजिएगा। विरासत में मिला यह घर, पापा को अपने पिता से यही घर मिलेगा, मेरे भैया को मेरे पिता से, पर मैं और मेरी माँ हमारा क्या। बता दिया गया है, मुझे पिता के घर में हिस्सा की बात औरतें नहीं किया करती, लेकिन मुझे चाहिए एक घर अपना, बिल्कुल मेरा अपना, नहीं चाहिए दहेज में रेशम और सोना। तो यहाँ पे ये फिगर है, इसमें यही बताया गया है कि एक लड़की है छोटी सी, उसकी माँ है और ऊपर एक बेटा है, उसके पिता हैं। इस कविता में बेटी की क्या इच्छा बताई गई है? बेटी एक ऐसा घर चाहती है जिसमें वह सिर्फ अपना घर मान सके, अर्थात वह संपत्ति में हिस्सा चाहती है। 10वां, बेटी ने अपने घर की इच्छा क्यों की, कारण बताइए। तो यहाँ पे देख लीजिए, पुरुषों को घर अपने पिता से विरासत में मिल जाता है, लेकिन महिलाओं को न तो पिता की संपत्ति में हिस्सा मिलता है और न ही पति की संपत्ति में हिस्सा मिलता है। इसलिए बेटी ने घर की इच्छा के रूप में पुरुषों के बराबर अधिकार मांगा है। 11वां क्वेश्चन है, बेटी क्या चीज़ लेने से मना करती है? बेटी दहेज में सोना चांदी और रेशम के लेने से मना करती है और अपने अधिकारों की मांग कर रही है। 12वां क्वेश्चन है, अन्य सार्वजनिक क्षेत्र सेवाएं एवं सर्वेक्षण। इस पाठ में हमने सरकार के कुछ प्रशासनिक कार्यों के बारे में पढ़ा, खासकर ग्रामीण क्षेत्र के संदर्भ में। पहला उदाहरण कानून व्यवस्था बनाए रखने के बारे में था और दूसरा ज़मीन के अभिलेखों की व्यवस्था के बारे में। पहले मामले में हमने पुलिस की भूमिका का परीक्षण किया और दूसरे में पटवारी की भूमिका का। इसके काम का विभाग के अन्य लोगों द्वारा निरीक्षण किया जाता है, जैसे पुलिस अधीक्षक और तहसीलदार। हमने यह भी देखा कि लोग कैसे इन सुविधाओं का इस्तेमाल करते हैं और उन्हें किस तरह की समस्याएं आती हैं। इन सेवाओं का उपयोग कानून के अनुसार होना चाहिए। आपने स्वतः सरकार के अन्य विभागों द्वारा दी गई जानकारी सार्वजनिक सेवाओं को देखा होगा। अपने गांव या क्षेत्र के किसी लिए दी जा रही सार्वजनिक सेवाओं की एक सूची बनाइए। दुग्ध उत्पादन समिति, राशन की दुकान, बैंक, पुलिस थाना, बीज और खाद के लिए कृषक समिति, डाक बंगला, आंगनवाड़ी, बालवाड़ी, सरकारी स्कूल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल। 3 सार्वजनिक सेवाओं पर जानकारी इकट्ठा कीजिए और अपने अध्यापिका के साथ चर्चा कीजिए कि इनकी कार्यप्रणाली में कैसे सुधार किया जा सकता है। उदाहरण आपको आगे दिख जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, सार्वजनिक सभा, आपने उनके काम के बारे में क्या देखा, नियंत्रण में आने वाले क्षेत्र, इन सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए उनको क्या करने की ज़रूरत है, जो यह सब प्रदान करते हैं उनकी समस्याएं, लोगों की समस्याएं, क्या सुधार किए जा सकते हैं, ये सारी यहाँ पे हेडिंग है। तो पहला सार्वजनिक सभा है राशन की दुकान। यह दुकान खुली हुई थी, 3 लोग आए, उनके पास पीले रंग के कार्ड हैं, सबने चावल और चीनी खरीदी, मिट्टी का तेल नहीं मिला। यह 2 गाँवों के लिए है, आपको राशन कार्ड की ज़रूरत है, यह तहसील के दफ्तर से बनता है। मिट्टी की तेल की आपूर्ति पूरी नहीं है, चावल बड़ा ख़राब आता है, मिट्टी का तेल तो कभी मिलता ही नहीं। अच्छा चावल आए, मिट्टी का तेल मिले, राशन की दुकान रोज़ खुले, ये सुझाव है। स्वास्थ्य केंद्र के बारे में ऐसे ही लिखना है आपको और दुग्ध उत्पादन के बारे में ऐसे ही लिखना है, जो आपके गाँव के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे इस चीज़ को आप खुद से भर लीजिएगा।
यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं दिखा भी देता हूँ आप लोगों को एग्जाम्पल के लिए। स्वास्थ्य केंद्र के लिए मरीजों की लंबी पंक्तियाँ केवल कुछ डॉक्टर ही उपलब्ध हैं। यह 2 गाँवों के लिए है। रोगी को कार्ड बनवाना पड़ता है। स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टर की संख्या कम है, डॉक्टर कम हैं और वे भी समय पर नहीं आते, दवाइयाँ उपलब्ध नहीं हैं। तो यहाँ पे जो सुधार किया जा सकता है, डॉक्टर की संख्या बढ़ाई जा सकती है और सुविधाएँ बढ़ाई जा सकती हैं। दुग्ध उत्पादन की समिति, प्रातःकाल और शाम काल दुग्ध लिया जाता है, लेकिन केवल एक गाँव के लिए। दुग्ध रखने के लिए बर्तन की आवश्यकता होती है। दूध ले जाने वाला वाहन कभी कभी समय से नहीं पहुँचता। दुग्ध की कम कीमत तथा दूध से ले जाने वाले का वाहन का इंतजार। दूध की कीमत बढ़ाना तथा दूध ले जाने वाले वाहन में देरी से आने की पूर्व सूचना की व्यवस्था। अब अभ्यास के प्रश्न, अभ्यास पुस्तिका के प्रश्न हो गए। अभ्यास के प्रश्न देख लेते हैं। पुलिस का क्या काम होता है? पुलिस का उत्तरदायित्व होता है कि वह अपने क्षेत्र में हुई चोरी, दुर्घटना, मारपीट और झगड़े आदि की शिकायत लिखे तथा लोगों के से घटना के विषय में पूछताछ करे, जांच पड़ताल करे और मामलों की पर कार्रवाई करे। पटवारी के कोई दो काम बताइए। पटवारी का कार्य पहला है जमीन को नापना और ज़मीन का रिकॉर्ड रखना। दूसरा, किसानों से भूमि पर कर लगता है, यानी कि जो टैक्स लगता है, भूमि कर इकट्ठा करना और सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराना। तीसरा क्वेश्चन है तहसीलदार का क्या काम होता है? तहसीलदार का पहला काम है, तहसीलदार जमीन से संबंधित विवादों को सुनता है। उसके बाद दूसरा है तहसीलदार पटवारी के काम का निरीक्षण करता है और यह सुनिश्चित करता है कि रिकॉर्ड सही ढंग से रखे जाएं। तीसरा है तहसीलदार यह सुनिश्चित करता है कि किसान को अपने रिकॉर्ड की नकल आसानी से मिल जाए। चौथा, तहसीलदार विद्यार्थियों को जाति प्रमाण पत्र आदि प्रदान करता है। चौथा क्वेश्चन है एक बिटिया की चाह कविता में किस मुद्दे को उठाने की कोशिश की गई है? क्या आपको यह मुद्दा महत्वपूर्ण लगता है, तो क्यों? उत्तर देखिए, इस कविता में इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की गई है कि पत्नी और बेटी को भी अपने पति और पिता की संपत्ति में हिस्सा मिलना चाहिए, अर्थात स्त्री को भी संपत्ति में पुरुषों के बराबर अधिकार मिलना चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि यह समानता के अधिकार से जुड़ा है। भारतीय संविधान में किसी भी आधार पर भेदभाव प्रतिबंधित किया है, लेकिन यह लिंग के आधार पर भेदभाव है। पांचवा प्रश्न है, पिछले पाठ में आपने पंचायत के बारे में पढ़ा था। पंचायत और पटवारी का काम एक दूसरे से कैसे जुड़ा है, इसके बारे में आंसर देना है। पंचायत गाँव के विकास के लिए योजनाएं बनाती है तथा उन्हें लागू करती है। पटवारी गाँव के किसानों के खेतों की जानकारी रखता है। पंचायत गाँव की समस्याओं को दूर करने के कार्य करते हैं। ये समस्याएं किसानों के खेतों से जुड़ी हुई हो सकती हैं। इस प्रकार पंचायत और पटवारी दोनों एक स्तर पर रहकर काम करते हैं। छठवां क्वेश्चन है, किस पुलिस थाने जाइए, क्या पता कीजिए कि यातायात नियंत्रण, अपराध रोकने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस क्या करती है, खासकर त्यौहार या सार्वजनिक समारोह के दौरान। यातायात नियंत्रण, अपराध रोकने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस अनेक प्रकार के काम करती है, जैसे पुलिस थाने में अपराधियों की फ़ोटो के साथ रिकॉर्ड रखना, दिन रात गश्त लगाना इत्यादि। यातायात नियंत्रण के लिए चौराहे पर यातायात पुलिस तैनात रहती है। जगह जगह पर यातायात पुलिस वाहनों की गति की जांच करती है। वाहन चालकों को सड़क यातायात के नियमों की जानकारी देने के लिए सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाती है। सार्वजनिक समारोह के अवसर पर पुलिस जवानों की संख्या बढ़ा दी जाती है। साथ ही पुलिस विशेष निगरानी करती है। सातवां क्वेश्चन है, एक जिले में सभी पुलिस थानों का मुखिया कौन होता है, पता कीजिए। एक जिले में, इसका आंसर है, एक जिले में सभी पुलिस थानों का मुखिया उपायुक्त होता है, यानी कि पुलिस अधीक्षक होता है। आठवां क्वेश्चन है, चर्चा कीजिए कि नए कानून के तहत महिलाओं को किस तरह फायदा होगा। नए कानून हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 2005 के अनुसार बेटियों और उनकी मां को जमीन में बराबर का हिस्सा मिलेगा। यह कानून सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है। इस कानून से बड़ी संख्या में औरतों को फायदा होगा। पिता या पति की मृत्यु होने पर वे अपनी ज़िंदगी निश्चितता से जी सकेंगे। 9वां क्वेश्चन है, जिसका क्वेश्चन का आंसर आपको खुद करना है, क्योंकि क्वेश्चन आपसे रिलेटेड है। आपके पड़ोस में क्या कोई ऐसी औरत है जिसके नाम जमीन जायदाद हो? यदि हाँ, तो उसे क्या यह संपत्ति कैसे प्राप्त हुई, इसके बारे में आपको बताना है। तो प्रत्येक स्टूडेंट को ये अपने अनुसार लिखना है। अगर हाँ तो उसके बारे में बताना है, नहीं तो कोई बात नहीं है। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और रेगुलर बेसिस पे ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए, एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर की वीडियो देखने के लिए, या फिर आपको एनसीईआरटी का कोई भी सब्जेक्ट की क्लास आपको चाहिए, कोई सब्जेक्ट की किसी भी क्लास के बारे में, किसी चैप्टर के बारे में आपको पढ़ना है, तो आप कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। मैं 1 से 2 दिन के अंदर आपको वो चैप्टर पढ़ा दूँगा।
सिर्फ आपको ये काम करना है कि नीचे सब्सक्राइब बटन उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लेना है रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लेना है, जिससे मैं आप लोगों की रिक्वेस्ट जो आएगी वो कमेंट पढूं और उसको जब मैं बना के फुलफ़िल करूं, आपके रिक्वेस्ट को पूरा करूं, तो उसकी नोटिफिकेशन वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।